माई सेल्फ कुंदन सिंह, हेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में पहला लेक्चर में ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स पर बात करेंगे कि ट्रैक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले ट्रैक्शन ट्रैक्शन को अगर हम परिभाषित करें तो ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट्स में जो यूनिट उपयोग की जाती है उसको ट्रैक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अर्थात ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट को खींचने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसको ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। एक अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रदर्शित करता है। एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए तो वो हमारा आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि जो हमारी यूनिट है यानी जो ट्रैक्शन यूनिट है वो हमारी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और किसी भी ट्रैक पर आसानी से रन कर सके, ऐसा हमारा ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए। इसी प्रकार क्योंकि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है अगर उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है तो उसको जल्दी से स्पीड अप किया जा सकता है। इसलिए ट्रैक्शन सिस्टम का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स एक्सेलरेशन हमें ज़्यादा मिले और यदि सडनली ट्रैक्शन सिस्टम पर लोड बढ़ता है तो वो उसको बियर कर सके। इनिशियल और रनिंग कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए ट्रैक्शन सिस्टम की। ट्रैक्शन सिस्टम में एक जो ब्रेकिंग सिस्टम कार्य करता है उस ब्रेकिंग सिस्टम को इकोनॉमिक बनाया जाता है, लेकिन इतना इकोनॉमिक नहीं बनाएंगे कि हमारा ट्रैक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क ना करे। तो ट्रैक्शन सिस्टम का ब्रेकिंग सिस्टम इकोनॉमिक होने के साथ साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि ये हमारे ट्रैक्शन सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं तो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम की इफिशियंसी हाई होगी और ट्रैक्शन सिस्टम की इफिशियंसी हाई होनी चाहिए। जिस ट्रैक पर सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम चल रहा है उसकी घिसावट यानी ट्रैक की घिसावट कम से कम होनी चाहिए और जो हमारी टेली कम्युनिकेशन लाइन्स जा रही हैं उनको ट्रैक्शन सिस्टम प्रभावित न करे। तो इसी तरह अगर हम ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो पहले मैं यहाँ पे बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ट्रैक्शन सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हम केवल ट्रेन की ही बात करते हैं। ट्रेन है, ट्रेन के अलावा जैसे आपका बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है और कार हैं, ये सारी सारी ट्रैक्शन सिस्टम है। इनके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो बेसिकली ट्रैक्शन ड्राइव है। तो अगर हम इनमें देखते हैं तो सब में इंजन लगा हुआ है। अब जो इंजन लगा हुआ है वो कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह उसका उपयोग किया जा रहा है यानी जो हमारी ड्राइव लगी हुई है उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम ट्रैक्शन सिस्टम को विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव, आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन कंबाइंड विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। आईसी इंजन भी है और उसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव भी लगा हुआ है यानी जो मेन यूनिट है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव है और इलेक्ट्रिक ड्राइव मीन्स मोटर। मेन यूनिट आपकी मोटर है जो इंटरनल कंबशन इंजन के द्वारा चलाई जा रही है। इसी तरह बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी प्योरली मोटर्स हैं जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाई जा रही हैं तो वो हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। और सबसे ज्यादा यानी जो उपयोग किया जाता है रेलवेज में वो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव ही है। इसके साथ साथ रेलवे में इसका उपयोग भी हम करते हैं। इसी तरह स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये हमारे डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम है। अगर हम डायरेक्ट स्टीम इंजन की बात करें तो ये हमारा रेलवेज का सबसे पुराना सिस्टम है। इसमें जो हमारा इंजन यूज किया जाता है वो स्टीम इंजन है यानी वो स्टीम से चलता था। यानी जैसे कोयला है तो कोयले को हम बर्न करते थे,
कोयले को जलाते थे, कोयला जिस भट्टी में जल रहा है वो बॉयलर का भट्टी है और बॉयलर में स्टीम बनती थी और उस स्टीम से स्टीम इंजन चलाया जाता था और वो स्टीम इंजन इस ट्रेन को खींचता था, जिसमें ये जो आपको यहाँ पर जो मोशन दिखाई दे रहा है, ये जो मोशन दिखाई दे रहा है, ये आपका मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। इसलिए हम कहते थे कि रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का इसमें उपयोग किया जाता है। अर्थात जो स्टीम है, जो स्टीम की जो एनर्जी थी वो मोटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। मोटिव पावर मीन्स कि इस मोटर को इस सिस्टम को या इस इंजन को खींचने के लिए जो पावर मिल रही है वो मोटिव पावर कहलाती है। इसका उपयोग जैसा कि आप जानते हैं रेलवे लोकोमोटिव्स में किया जाता था। लोकोमोटिव्स को शॉर्ट में लोको भी कहते हैं। इस सिस्टम के जो हमारे कुछ फायदे थे, जैसे इसमें जो हमारी इनिशियल कॉस्ट थी वो काफी कम रहती थी और आईसी इंजन ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो कम थी, लेकिन स्टीम इंजन की ज्यादा है। ये सेल्फ कंटेन यूनिट है। सेल्फ कंटेन यूनिट का मतलब है कि इसी में आपका पूरा सिस्टम लगा हुआ है स्टीम बनाने के लिए और स्टीम के द्वारा चलने वाला स्टीम इंजन। इसमें जो हम स्पीड कंट्रोल करते थे वो हमारी सिंपल रहती है और ये किसी भी रूट पर चलाया जा सकता था। किसी भी रूट का मतलब हो गया जैसे इलेक्ट्रिफाइड लाइन है तो उस पर भी इस सिस्टम को हम चला सकते थे और इस सिस्टम से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था टेलीकम्युनिकेशन लाइन में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक लोको ने इसकी जगह ले ली है और आपका जो स्टीम इंजन लोकोमोटिव था वो लगभग बंद हो चुका है। क्यों? कि इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड वो इलेक्ट्रिक ड्राइव की अपेक्षा कम होती है, इफिशियंसी भी कम होती है। इफिशियंसी कम होती है इट मीन्स कि जो हमारे स्टीम इंजन थे इसकी 40% स्टार्टिंग एनर्जी लोकोमोटिव को स्टार्ट करने में खर्च हो जाती थी। 40% ये डाटा है कि 40% एनर्जी, तो इसलिए इसकी स्पीड जो इफिशियंसी है वो कम होती थी। दूसरी चीज कि आपका कोयले से चलाया जाता था तो कोयला काफी कॉस्टली पड़ता है तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। ये एक क्लीन ड्राइव नहीं था, धुआं डस्ट ये सब इसमें रहता है तो इसको हम क्लीन ड्राइव नहीं कह सकते। और इसमें जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है उसकी जो घिसावट है वो बहुत ज्यादा होती है। ट्रैक्शन यानी पटरी पटरी की जो घिसावट है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर ये बताया भी गया कि 40% वार्मिंग टाइम था, जो मैं आपको पहले बताता था कि इसकी इफिशियंसी क्यों कम होती है। इसी तरह अगर हम दूसरे सिस्टम को बात करें तो डायरेक्ट इंटरनल कंबंशन इंजन, आईसी इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन। ये इंटरनल कंबंशन इंजन एक तरह का अपने आप में एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में एक कंबंशन इंजन होता है जिसका ये फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरनल कंबंशन इंजन कैसे वर्क करता है, लेकिन अगर ये आप देखेंगे तो ये एक तरह का डीजल इंजन में उपयोग किए जाते हैं। तो जो डीजल इंजन है तो वो बसों ट्रकों में उपयोग करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इसके अगर हम फायदे देखें एडवांटेज तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम रहती है और सेल्फ कंटेन यूनिट है। इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो भी सिंपल है, ब्रेकिंग सिस्टम भी सिंपल है और इसकी जो इफिशियंसी है स्टीम इंजन से अगर कंपेयर करें तो 25% ज्यादा है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इस इंजन की जो लाइफ है वो कम होती है। फ्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो इफेक्टेड होती है, यानी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो इफेक्टेड होती है और ये हमारा ओवरलोडिंग के लिए फिट नहीं है। अगर ओवरलोडिंग हो जाए तो आपका ये इंजन वर्क नहीं कर पाता है और बंद हो जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये फुल कैपेसिटी के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं हम इनको। इनकी रनिंग कॉस्ट यानी फ्यूल की वजह से रनिंग कॉस्ट है
वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें जो पिस्टन और सिलेंडर प्लस जो कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जैसे छोटी अगर आईसी इंजन है तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो बड़े आईसी इंजन होते हैं उसमें कूलिंग सिस्टम अलग से लगाना पड़ता है। तो इन चीज़ों से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये इसलिए रेलवेज के लिए सुटेबल नहीं है। रेलवे के लिए क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क कम है, और रेलवेज में स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या किया कि थोड़ा-सा एक मॉडिफिकेशन किया, और अगला जो टाइप बना वो आईसी इंजन कंबाइंड विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्या? इलेक्ट्रिक ड्राइव से हमने आईसी इंजन को कनेक्ट कर दिया, यानी जो मेन यूनिट आपकी होगी वो इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई। तो उस मोटर को चला कौन रहा है? आईसी इंजन। तो आईसी इंजन अगर उस मोटर को चला रहा है तो इस तरह के सिस्टम को हम आईसी इंजन कंबाइंड विद इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कहते हैं, और इसका उपयोग रेलवे में कर सकते हैं, यानी कर सकते नहीं, करते हैं। इसका उपयोग काफी किया जाता है। जहां पर आपके इलेक्ट्रिफाइड रूट्स नहीं है, वहां पर आईसी इसी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा जो ये डीजल इंजन यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर में अगर हम देखें तो देखिए ये एक डीजल इंजन का ये लगा हुआ है ये। तो इसमें ये तो एयर ब्लोअर, कंप्रेसर, रेडिएटर, टर्बोचार्जर, ये तो सारी चीजें हो गई कि जो हमारे डीजल आईसी इंजन के लिए लगी हुई हैं। और ये आईसी इंजन एक यहाँ पर ये अल्टरनेटर्स यानी जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो जनरेटर जो बिजली पैदा करेगा उस जनरेटर की बिजली से फिर हम मोटर को चलाते हैं, और इससे जब ये हमारी मोटर चलेगी तो इसमें जो स्पीड आपकी डीजल इंजन की जो एचपी है वो कांस्टेंट होने की वजह से स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और यहाँ पर स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी। फॉर्मूले के अगर हिसाब से देखें तो एचपी यानी जो हॉर्स पावर है इंजन की वो प्रोपोर्शनल टू एन टी, यानी स्पीड एंड टॉर्क के प्रोपोर्शनल होती है। और टॉर्क ये हम जानते हैं, टॉर्क रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, और इसी को इसको भी हम सेल्फ कंटेन यूनिट के नाम से जानते हैं। क्यों? कि सारी चीजें एक ही जगह पर लगी होती हैं, इसलिए हम इसको सेल्फ कंटेन यूनिट भी के नाम से कह सकते हैं। इसके अगर हम फायदे की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको आसानी से परचेज खरीद सकते हैं। और इसका जो एक्सलेशन है वो भी ज्यादा होता है, और ब्रेकिंग सिस्टम और उसके साथ साथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी एक तरह की ब्रेकिंग ही होती है कि जब स्पीड आपकी धीमे हो रही होती है सिस्टम में तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद आपकी स्पीड कम होती है, या हम दूसरे तरीके से भी स्पीड कम करते हैं, इसलिए ब्रेकिंग और रिटार्डेशन दोनों को हम अलग भी कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ब्रेकिंग रिटार्डेशन है वो आपकी ज़्यादा होता है, इसका टॉर्क भी ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, और इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसकी इफिशियंसी 25% स्टीम इंजन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। नो लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल, स्पीड जब कंट्रोल करते हैं तो उस समय पावर का लॉस नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि इसकी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिक रेल की अपेक्षा कम है, और दूसरी चीज कि ये ओवरलोडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इसमें जो जनरेटर, मोटर और आईसी इंजन जो लगा हुआ है इनके लिए कूलिंग सिस्टम की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे हमारी इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसी को हम कहते हैं कि रनिंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा होगी। उसके साथ-साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है, और जो एक्सेल्स होते हैं, वो एक्सेल्स हमें ज़्यादा चाहिए इसमें, और इससे हमारी कंट्री इकोनॉमी इफेक्टेड होती है। क्यों? कि फ्यूल इंपोर्ट करना होता है, यानी बाहर से मंगाना होता है। इसी तरह आपका एक होता है बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हम यूज़ करते हैं इसमें भी बेसिकली आपकी मोटर ही लगी होती है, डीसी मोटर, और उस मोटर को चलाने के लिए जो पावर जहां से मिलती है वो बैटरी से मिलती है।
तो अब आप जानते हैं कि जो बैटरी है हमारी वो लिमिटेड पावर देगी, और जब बैटरी हमारी लिमिटेड पावर देगी तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो उपयोग है वो टेस्टिंग पर्पज से किया जाता है या मेंटेनेंसिंग पर्पज के लिए करते हैं, यानी लोड आपका कम रहता है तो इसमें स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं। और प्रोपेलिंग यानी खींचने वाली यूनिट है वो आपकी डीसी मोटर ही होती है। तो इसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवल के लिए न करके रेलवे में ही टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं कि इसका जो वेट है वो कम होता है, स्पीड कंट्रोल आसान होती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि ये केवल हम ये देख रहे हैं कि एनी शंटिंग सर्विसेज के लिए यूज करते हैं इसको। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज स्मॉल, और जो सर्विस है वो इसकी स्मॉल यानी इसकी उपयोगिता कम समय के लिए होती है, और जो इसकी स्पीड है वो भी लिमिटेड नहीं होती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका जो वाइडली यूज है वो हम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये आपका मेन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा लोको, ये भी आपका लोको कॉम्पैक्ट यूनिट होता है कि इसमें आपका डीसी मोटर यानी डीसी मोटर में हम जो यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर उपयोग करते हैं, या थ्री फेज मोटर उपयोग कर रहे हैं तो थ्री फेज एसी मोटर्स होंगी, सिंगल फेज एसी मोटर्स भी होंगी, और ये हमारा मेन इलेक्ट्रिक लोको है। तो जो इसमें आपकी जो ड्राइव है, मेनली जो ट्रैक्शन ड्राइव है वो आपकी मोटर्स होती है। मोटर्स में भी डीसी सीरीज मोटर, में भी थ्री फेज एसी मोटर। इसके अलावा सिंगल फेज एसी मोटर्स भी लगी होती हैं जिनका उपयोग एग्जॉस्ट चलाने के लिए किया जाता है, जिससे मोटर को ठंडे करने की, कूलिंग की, और जो अदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनको चलाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी चीज कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी डायरेक्ट ओवरहेड से मिल रही है, ये पेंटोग्राफ के थ्रू, और ये सीधी कुछ कंट्रोलिंग यूनिट के साथ मोटर को दी जाती है। और हम जानते हैं कि जो डीसी सीरीज मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये हमारी जो ड्राइव है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए उपयुक्त है, और सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जा सकता है जाता है। डीसी सीरीज मोटर का अपने आप में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, इसलिए इसको उपयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो डीसी सीरीज मोटर की जो मेंटेनेंस है, जैसे ब्रशेस लगे हैं, कम्यूटेटर लगे हैं, तो इनकी थोड़ी-सी मेंटेनेंस कॉस्टली होती है। और अगर हम किसी तरह से बाहरी मेथड यानी कुछ रेजिस्टेंस लगा के या कुछ और व्यवस्था करके अगर हम थ्री फेज एसी मोटर्स को उपयोग कर लें, जिससे इसका मेंटेनेंस कम होती है और स्टार्टिंग टॉर्क को फ्रीक्वेंसी के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए हम थ्री फेज एसी मोटर का ही उपयोग करते हैं। इस समय जो नए हमारे लोकोज हैं उसमें थ्री फेज एसी मोटर का उपयोग किया जाता है, या पुराने जो लोकोज हैं उसमें डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। इस सिस्टम में जो हमारे अदर सिस्टम थे उसमें जितने भी आपके ड्रॉबैक थे वो लगभग सारे दूर हो गए। जैसे आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो स्टार्टिंग टॉर्क इसमें ज़्यादा मिलता है। जब टॉर्क ज़्यादा है तो आप कह सकते हो एक्सीलरेशन भी हमें ज़्यादा चाहिए था, वो एक्सीलरेशन भी हमें ज़्यादा मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, को ब्रेकिंग रिटार्डेशन भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, जिनकी अगर वैल्यूज को देखें तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 305 एंड 0.6 ब्रेकिंग रिटार्डेशन की मिलती है। इस सिस्टम को जो हम कह रहे थे कि जो बाकी सिस्टम में जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, लेकिन इसमें हाई कैपेसिटी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो हाई कैपेसिटी को जब उपयोग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला सकते हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाओगे तो उसी को हम कहते हैं कि मिनिमाइज ट्रैफिक। ट्रैफिक को कम से कम किया जा सकता है, जो भीड़ बढ़ती है उसको हम कम से कम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर ट्रेन को चला सकें। और दूसरी चीज़ कि हम इसका जो उपयोग करते हैं
वो सेक्शंस में उपयोग करते हैं। सेक्शन का मीन्स होता है कि जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो हमारा है वो सेक्शन है, और अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जो दूरी है वो अगर 3 किलोमीटर से ज्यादा है तो हम सेक्शन 3 किलोमीटर में लेते हैं। तो एक सेक्शन आपका 3 किलोमीटर में होता है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि इसमें स्मोक भी नहीं रहता है, डस्ट भी नहीं होता है, तो ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, और इस सिस्टम का जो रनिंग कॉस्ट है वो आपका कम होता है। बाकी सिस्टम में रनिंग कॉस्ट ज्यादा था, मेंटेनेंस कॉस्ट अदर सिस्टम की अपेक्षा कम होता है। दूसरी चीज कि जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होते हैं इसमें हमें जो टॉर्क मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, और जब टॉर्क कांस्टेंट मिलेगा तो वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। जैसे आप देखते हो जब बैलगाड़ी में अगर आप बैठ के जा रहे हो तो ऐसे 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 वाइब्रेशंस आ रहे होंगे, हैं, तो ट्रेन में आप बैठते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि ट्रेन चल रही है, तो वहां पे कोई वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है। और अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो वो घट रहा बढ़ रहा होगा, तो वहां पे आपके वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। और जो हमारा ट्रैक है उसकी घिसावट कम होती है। ब्रेक शूज हैं, ये भी हमारे कम घिसते हैं। और किसी भी समय जैसे होता क्या था कि जैसे हम दूसरा सिस्टम यूज कर रहे थे, स्टीम इंजन उपयोग कर रहे थे, तो उसको पहले से चला के गर्म करते थे, हैं, फिर उसको कुछ देर चला के रखते थे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। जो हमारे इलेक्ट्रिक लोको हैं उनको तो आप तुरंत स्टार्ट कीजिए, तो उसमें आपका कोई भी टाइम लॉस नहीं होता है। अब अगर किसी चीज के फायदे हैं तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी होंगे। जैसे इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक पे ही इसको उपयोग कर सकते हैं, जाहिर है कि अब यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वहीं इसको उपयोग कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो वैसे हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है। ब्रेकिंग और रेल जो पटरी बिछाते हैं इनके लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। क्यों? इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, जो इसमें एसेसरीज उपयोग करते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। दूसरी की जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन लाइन जा रही हैं तो इलेक्ट्रिफाइड रूट्स होने की वजह से उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, तो उसकी हमें व्यवस्था भी करनी पड़ती है, अलग से कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज तो केवल आपको फिर अगर इस तरह देखा कि उनकी हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो केवल डिसएडवांटेज एक ही मिला कि अगर आपकी सप्लाई सिस्टम ही फेल हो जाए, सप्लाई चली गई, तो आपकी ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो एक ये भी ड्रॉबैक है। इसी तरह आपके होते हैं स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ये स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स वो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं जो छोटे तौर पर उपयोग किए जाते हैं, जिसमें आपके स्टीम टरबाइन्स लगे होते हैं, जनरेटर मोटर लगी होंगी, उनको हम यूज करते हैं। तो जैसे जो हमारा लोको जो यूज कर रहे थे उसमें आप स्टीम इंजन था, यहाँ पर जनरेटर मोटर है, जैसे हम डीजल इंजन में चला रहे थे वैसे ही स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव में है कि स्टीम से टरबाइन चलेगा, टरबाइन जनरेटर को चलाएगा और जनरेटर फिर मोटर को चलाएगा। इसका उपयोग वाइडली हम नहीं कर पाते हैं, केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए करते करते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और दूसरा हमारे इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है, तो इसकी वजह से इसका जो यूज है वो लिमिटेड हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल के तौर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह आपका पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होते हैं, तो पहले पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव भी आप देखोगे तो ये बेसिकली रेलवे के लिए नहीं है। जैसे आपके बसेस चलती हैं, लॉरीज चलती हैं, ये लॉरी मीन्स जैसे ट्रक जो सामान ढोने के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको लॉरीज कहते हैं। और इसमें तो जैसे लॉरीज कहीं अगर पत्थर तोड़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं किसी मशीन को, तो वहां पे हमें कंट्रोल जो करना होता है बहुत फाइन कंट्रोल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फाइन कंट्रोल के लिए भी उपयोग करते हैं, यानी जो स्लोली मूविंग जहां करानी हो वहां इसका उपयोग करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे जो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम थे वो आपने इनके टाइप देखे। अगर हम इसी को दूसरी तरह से जो नेटवर्क जो हमें मिलता है उसके अनुसार देखें तो उसके अनुसार ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये नेटवर्किंग के अनुसार है। जैसे पहला टाइप्स है आपका इलेक्ट्रिक पावर रिसीव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि यानी जो इलेक्ट्रिक पावर इसको मिल रही है वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जा रहा है उससे हमें ले रहे हैं। इसमें भी आपके दो तरह के हो जाएंगे कि जो डीसी से चलते हैं और दूसरे जो एसी से चलते हैं।
तो एसी वाले जो चलते हैं उनको हम रेलवे में उपयोग करते हैं, और जो डीसी से चलते हैं वो आपकी ट्रॉली बस, ट्रॉम्बेज और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स इनमें उपयोग करते हैं। तो देखिए डीसी का जो उपयोग करते हैं वो रेलवेज में उपयोग करते हैं, एसी का भी उपयोग रेलवेज में करते हैं, लेकिन जो डीसी का उपयोग है वो दो में और बढ़ जाता है, ट्रॉली बस और ट्रामबेस। तीसरा, अगर कंटेन यूनिट के हिसाब से देखें तो सेल्फ कंटेन्ड लोकोमोटिव एक होते हैं, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक था जिसमें सारी चीजें एक ही जगह लगी हुई थी, इसी तरह पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी ड्राइव, ये सेल्फ कंटेन यूनिट कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि जो ट्रॉम्बे और ट्रॉली बसेस की जो हम बात कर रहे थे, तो ट्रॉम्बे और ट्रॉली बसेस बेसिकली दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक तरह की बस हैं, दोनों ही आपकी एक तरह की बस हैं और दोनों ही रोड पर चलती हैं। बस अंतर इतना है कि जैसे जो ट्रॉम्बे हम कहते हैं, ये आपकी बस है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं, जैसे कहा गया कि 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई हैं, जिसको 600 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलाया जा रहा है, और सड़क पे ही आपका रेलवे ट्रैक बना होगा, उस ट्रैक पर ये बस चल रही होगी, और ऊपर से ओवरहेड लाइन होगी डीसी की, 600 वोल्ट डीसी, तो 600 वोल्ट डीसी सिंगल वायर ऊपर होगा, ओवरहेड लाइन, और जो ट्रैक है उससे दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक, जो ट्रॉली बस होगी, ट्रॉली बस में अंतर इतना हो गया कि इसके लिए आपका केवल ट्रैक है वो नहीं होगा, जो यहां पर कहा गया नो ट्रैक, ट्रैक नहीं होगा। जब ट्रैक नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी रोड पर चल रही है लेकिन बिना रेलवे ट्रैक के, रेलवे ट्रैक नहीं बिछा हुआ, तो इसमें जो टायर हो गए वो बस जैसे हो जाएंगे सिंपल, तो हम उनको कहते हैं न्यूमेटिक टायर्स। तो इसमें आपके न्यूमेटिक टायर व्हीकल है एक तरह का। तो जो सिंपल ये बस ही है एक तरह की, बस अंतर इतना है कि इसको ऊपर से ओवरहेड लाइन से पावर मिल रही है, इसका अपना इंजन उसमें नहीं लगा हुआ है, इंजन तो लगा है लेकिन इंजन डीजल से या पेट्रोल से नहीं चल रहा है, उसको ऊपर से पावर मिल रही है ओवरहेड लाइन से। और चूंकि नीचे ट्रैक नहीं है तो दोनों ही तार आपको ऊपर से ही लेने पड़ेंगे, तो 2 कंडक्टर होंगे ओवरहेड लाइन के, 600 वोल्ट डीसी सप्लाई सेम इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी। दूसरा आप एक अंतर और देखोगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स उपयोग की जाती हैं और इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर ही केवल उपयोग करते हैं। दूसरा सिस्टम कि ट्रॉली बस में वन साइडेड, एक तरफ ही हम चला सकते हैं, तो वन कंट्रोल यूनिट होगी जो ड्रम टाइप कंट्रोलर होता है, और ट्रॉम्बे हम दोनों तरफ से चला सकते हैं, बैक एंड फ्रंट, तो इसमें 2 मास्टर कंट्रोलर होंगे और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है, और ट्रॉली बसेस की भी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है। और इस तरह हमने देखा कि जो ट्रॉम्बे, ट्रॉली बसेस और रेलवे, तो आपके अगर आपने देखा तो 2 चीजें इसमें आ गई कि हम ट्रॉम बसेस चला रहे थे, ट्रॉम्बे चला रहे थे और ट्रेन चला रहे थे। तो ये हमारा जो पार्ट्स था वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, ट्रॉम्बे और ट्रॉली बसेस, और जो रेलवेज था वो आपका बड़े तौर पर एक ट्रांसपोर्टेशन था। इसमें भी आपका दोनों ही होते हैं, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई भी की जाती है, सवारियां गाड़ियां भी होती हैं। और इसी के साथ ये हमारा पहला लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद।